हेलो डियर व्यूअर्स। मॉडर्न एजुकेशनल हिस्ट्री की इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे चार्टर एक्ट 1833 को। वीडियो में हम एक्ट का इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या हुए हैं, उन सब को इन डिटेल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नामों से मिल सकता है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1833 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। बट जो सबसे फेमस रहा है वो है सेंट हेलिना एक्ट ऑफ 1833। अभी ये सेंट हेलिना नाम रखने के पीछे की कहानी क्या है? तो बेसिकली सेंट हेलिना एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशियन में, और ये भी हमारे इंडिया की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली के अंडर आता था। और ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को प्रॉपरली ब्रेक कर दिया और पूरा का पूरा कंट्रोल अपने अंडर यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर दे दिया गया। सो सिंबॉलिकली हमारे चार्टर 1833 को भी सेंट हेलेना की उस टाइम की कंडीशन के साथ कोलेट किया जाता है, बिकॉज हमारे इस चार्टर 1833 ने भी जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो किया कि कंपनी की मोनोपोली को यहां पर ब्रेक कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं एक सिग्नल था कि जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका कमर्शियल फंक्शन तो इस चार्टर ने एंड किया ही, इसी के साथ इन फ्यूचर बहुत जल्द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाएंगे। ओके, आगे देखें तो पिछले चार्टर्स की तरह ये चार्टर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था अगले 20 सालों के लिए, यानी कि 1833 से लेकर 1853 तक ये चार्टर जो है एक्टिव रहेगा। इस चार्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स में से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी केम टू एन एंड। यानी जो कंपनी इंडिया में आई ही ट्रेड और व्यापार करने के लिए थी, इस चार्टर ने उसकी इसी मोनोपोली को, उसके इसी ट्रेड राइट्स को उनसे छीन लिया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो इस चार्टर के साथ आया वो था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन ब्रिटेन एंड ऑल इट्स पोजेशंस। यानी इंडिया में भी कोई भी किसी की भी मर्जी के बिना उससे गुलामी नहीं करवा सकता। थर्ड चेंज आया था सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के रिलेटेड। तो इंडिया के लोगों की रिप्रेजेंटेशन को अपने ऑफिस में बढ़ाने के लिए नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और रेस को लाया गया। ऑल दो ये जो ग्राउंड लेवल पर है ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, बिकॉज स्टिल इंडियंस और ब्रिटिशर्स के साथ भेदभाव किया जा रहा था, उनको वो स्टेटस, सैलरी एंड इक्वालिटी कभी भी नहीं मिली। ओके गाइस, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्टर एक्ट। चार्टर को और भी बेहतर समझने के लिए चलिए देखते हैं क्या बैकग्राउंड रहा था इस चार्टर से पहले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम जब वो कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों काम को संभाल रही थी, तो इंडिया में कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले, बिकॉज इंडिया वाज गवर्न्ड बाय डिफरेंट रेगुलेशंस। अभी आप खुद ही देखो, इन टोटल तीन तीन तो इंडिया में गवर्नर जनरल्स थे। एक तो था बंगाल का, दूसरा बॉम्बे एंड तीसरा मद्रास। तीनों अपने अपने हिसाब से लॉज बनाते थे। तो इसीलिए कोई भी एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम इंडिया में प्रेजेंट नहीं था, जहां जो पूरे एक इंडिया को हम कह सकते हैं कि एक यूनिट की तरह संभाल सके। जैसे आज के टाइम क्या है, पीएम है जो एक इंडिया को एक नेशन बनाता है, एक प्रॉपर यूनिट बनाता है। 1833 से पहले वो कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था। और बैकग्राउंड की बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको इनिशियली मोनोपोली मिली हुई थी ट्रेड करने की और गवर्नेंस करने की भी। ऑल दो पहला रिस्ट्रिक्शन आया 1813 के चार्टर के बाद, जहां पर उसकी इस मोनोपोली को सीमित कर दिया गया ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड तक। बट स्टिल बाय अर्ली 19th सेंचुरी कई करप्शन एंड इनएफिशिएंसी जैसी प्रॉब्लम्स हमें सामने देखने को, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक रिफॉर्म लाया गया जो कि था चार्टर ऑफ 1833। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग बॉडी। सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1600 से चली आ रही इस मोनोपोली को 1813 ने रिड्यूस किया, और 1833 तक आते आते पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार इंडिया में बंद हो गया। एंड कंपनी क्या है, एक सिर्फ प्योरली
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एजेंसी बनकर रह गई। तो गाइस ये था बैकग्राउंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1833 का। इसके बाद चलिए देखते हैं क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हमें देखने को मिले इस एक्ट के थ्रू। तो सबसे मेजर जो चेंज आया था वो था अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 प्रोविंसेस के लिए 3 गवर्नर जनरल थे। एक तो था बॉम्बे का गवर्नर जनरल, सेकंड था मद्रास का, एंड थर्ड था ऑफ बंगाल। इस एक्ट ने बेसिकली क्या किया कि जो 2 गवर्नर जनरल थे बॉम्बे एंड मद्रास के, इनकी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स को खत्म कर दिया एंड प्रॉपर जो कंट्रोल है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। एंड उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसका जो नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। सेकंड है, दिस मेड लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये जरूरी नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। थर्ड है, thus the country's administration was unified under one control। तो अभी तक ये जो डिसेंट्रलाइजेशन थी 3 गवर्नर जनरल्स में, उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया एंड एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दी गई जो कि था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फोर्थ पॉइंट है, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सॉरी बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि लॉज बनाने की, उसको अमेंड करने की या फिर रिपेल करने की पावर यहाँ पर खत्म कर दी गई। फिफ्थ पॉइंट है, द गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव पावर ओवर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ, यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, जो रिसेंटली यहाँ पर फॉर्म हुआ है इस चार्टर के थ्रू। तो उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है ओवरऑल पूरे के पूरे जो ब्रिटिश एक्वायर्ड इंडिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नर जनरल काउंसिल हैड अथॉरिटी टू अमेंड करने की, रिपेल करने की एंड किसी भी तरह के अल्टर यानी चेंजेस करने की कोई भी लॉज में pertaining टू ऑल पीपल एंड प्लेसेस इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। तो इंडियन टेरिटरीज में जो भी ब्रिटिश एक्वायर है उसमें चाहे ब्रिटिशर्स रह रहे हैं, चाहे फॉरनर्स आ रहे हैं या इंडियन नेटिव्स है, उन सभी पर ये जो लॉज है ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट है, द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर ऑफ द कंपनी वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स भी यहाँ पर कौन हैंडल करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैंडल करेगा। नेक्स्ट है, द गवर्नर जनरल काउंसिल was to have 4 members, the fourth member had limited powers only। अब ये फोर्थ मेंबर कौन है वो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में और क्या चेंजेस आए, तो कंट्रोल ऑफ कंपनी। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो पिट्स एक्ट है, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है कि जो पिट्स एक्ट है उसमें 2 तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है कंपनी को अपॉइंट करनी थी, जो कि था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 9 मेंबर्स की एक कमेटी थी, एंड सेकंड था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 मेंबर्स थे, एंड ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कमर्शियल्स को एंड ट्रेड को मैनेज करना। हाउएवर जब इस चार्टर के थ्रू कमर्शियल ट्रेड्स को बंद कर दिया गया तो एक तरह का मर्जर हो गया, एक तरह की न्यू काउंसिल बन गई जिसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स भी शामिल थे। सो यहाँ पर कंट्रोल ऑफ कंपनी की बात करें, द चार्टर ऑफ 1833 डिड नॉट अबॉलिश द डुअल सिस्टम। अभी डुअल सिस्टम था इसमें, तो अबॉलिश नहीं किया गया बट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दिया गया एंड स्ट्रेंथन किया गया इन फेवर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उनको यूनिफाई कर दिया गया। द एक्ट ट्रांसफॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट फ्रॉम अ कमर्शियल बॉडी इनटू अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। तो कमर्शियल बॉडी यहाँ पर खत्म हो गई एंड प्योरली जो है इन दोनों का काम मिलकर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना। नेक्स्ट है रिडक्शन इन फंक्शनल इंपॉर्टेंस। तो फंक्शनल इंपॉर्टेंस में क्या रिडक्शन हमें देखने को मिली कि जो अर्लियर ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल था वो ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का मिलाकर था। 1833 में उसका क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया उसके फंक्शंस को एंड वो प्योरली क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। पॉलिसी डिसीजंस रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो भी पॉलिसी जहां पर बनाई जा रही है उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल की परमिशन चाहिए होगी एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल आगे ब्रिटिश क्राउन के थ्रू उसको परमिशन वो दिलाएगा। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। लास्ट हम देखते हैं क्या लेजिस्लेटिव चेंजेस हमें देखने को मिले, यानी कि लॉस बनाने एंड अमेंड करने में क्या चेंजेस हमें यहाँ पर इस चार्टर के थ्रू मिले। द चार्टर ऑफ 1833 ब्रॉट फंडामेंटल चेंजेस इन लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
फॉर द फर्स्ट टाइम लॉ मेकिंग वाज सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड क्यों? बिकॉज आपको बताया कि 3 गवर्नर जनरल्स की जगह अब 1 गवर्नर जनरल था। प्रोफेशनलाइज्ड थे बिकॉज एक सेंट्रलाइजेशन हो गई, एंड सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो अभी तक मर्ज थे, उसको यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है वो सेंट्रलाइज कर दी गई। बेसिकली ये जो 4 मेंबर्स है जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के अंदर आते हैं, एंड एक जो है गवर्नर जनरल है, यही जो है लॉज को अमेंड कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, एंड उसमें जो है चेंजेस ला सकते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द सुप्रीम लॉ मेकर। सुप्रीम लॉ मेकर किसको बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। एंड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस 3 थे उनके लेजिस्लेटिव पावर को यहाँ पर एंड कर दिया गया। यूनिफॉर्म लॉ फॉर एंटायर इंडिया। सो सेंट्रलाइजेशन के साथ जो है पूरे इंडिया के लिए सिंगल लॉ सिस्टम यहाँ पर बना दिया गया। सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को यहाँ पर क्या किया गया? सेपरेट कर दिया गया। एडिशन ऑफ ए लॉ मेंबर टू काउंसिल। तो ऑलरेडी जो है 3 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में थे, उसमें एक और न्यू मेंबर ऐड कर दिया गया जिसका प्योरली काम था लेजिस्लेचर को, यानी कि लॉज को अमेंड करना एंड लॉज में चेंजेस लाना। एंड वो पर्सन कौन था? वो था अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड मैकाले। सो लॉर्ड मैकाले जो है वो फर्स्ट लॉ मेंबर था इस कमीशन का, इस काउंसिल का। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन का हमने देखा कि उसको हेड करने के लिए कौन था? लॉर्ड मैकाले था। नेक्स्ट पॉइंट है बिगिनिंग ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉज एंड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम इन इंडिया। तो आज जो हम इंडियन पीनल कोड देखते हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि 1833 के चार्टर, एंड कहीं ना कहीं मैकाले को इसका जो है जन्मदाता माना जाता है। तो गाइज ये था प्रॉपर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।